So hello friends, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो टॉपिक है ये ग्रेविटी नामक चैप्टर से लिया गया है, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का एक चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनीशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनीशन। तो फर्स्ट ऑफ ये होता क्या है, आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी बॉडी, दो बॉडी रहेंगे, एक बॉडी ये है एंड एक बॉडी ये है। इसका कुछ मास होगा m1, इसका कुछ मास होगा m2 मान लेते हैं, एंड इसका ये सेंटर होगा, इसका सेंटर ये होगा। ये अपने सेंटर से कोई फोर्स अप्लाई करेगा, इसको F1 फोर्स नाम दे देते हैं, एंड ये अपने सेंटर से कोई फोर्स को अप्लाई करेगा, इसको F2 कर देते हैं। ओके, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लेंगे हमेशा इनके सेंटर से ही लेंगे। ये इनके सेंटर से ही डिस्टेंस लेंगे, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं आर, या फिर कहीं कहीं पर आप लोगों को डी भी देखने को मिल जाता है, बट एनसीईआरटी में आर का ही प्रयोग किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम इसके डेफिनीशन को पहले समझते हैं। इसका डेफिनीशन क्या बोलता है कि इट्स स्टेट दैट, ये क्या स्टेट्स करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other body। यहाँ पर भी आप लोग ऑब्जेक्ट ही लिखिए, जिससे कि आपका डिफिनीशन जो है सूटेबल रहे। ऑब्जेक्ट कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडीज, मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट जो हैं इस यूनिवर्स में एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर विथ सम फोर्स। इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। सो आप लोगों को इसे इस तरीके से नहीं रटना, नहीं, आप लोग इसे एक बार समझ लेंगे, डेफिनेशन आपके दिमाग में छप जाएगा। So every object in the universe attract every other object with some force। इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of
द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत ही सिंपल सा इसका जो है डेफिनीसन है। सो इसके डेफिनीसन में कह क्या रहा है कि इट्स स्टेट्स, मतलब कि ये जो आप लोगों को दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन है वो क्या स्टेट करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, कि जो एवरी ऑब्जेक्ट है इस इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है विथ सम फोर्स, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये वर्ड आप लोगों को ध्यान देने लायक है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance, and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एंड विथ सम फोर्स, ये देखिए फोर्स, ये F1 फोर्स लगा रहा है एंड ये F2 फोर्स लगा रहा है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मासेस के, मतलब कि ये फोर्स जो है, जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि M1 एंड M2, इन दोनों की मासेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इस ये जो फोर्स है, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, एक बटे में करके आप लोग लिख दीजिएगा, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। इनवर्स मतलब उल्टा होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि वैसे सेम सेम लिख दिया जाए, एंड यहाँ पर आर स्क्वायर करिए, क्योंकि डिस्टेंस को यहाँ पर हमने बोला था ना डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को एनसीईआरटी की भाषा में आर से रिप्रेजेंट किया गया है। सो इसका डेफिनेशन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड अब हम लोग देखते हैं कि इसे अदर वर्ड्स में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसे जो अदर वर्ड्स में बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स के फर्स्ट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पर लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स is a non-contact force। एंड सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, कि ये जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। एंड जो थर्ड पॉइंट आप लोग लेके, थर्ड पॉइंट कि इट्स डिपेंड, मतलब कि ये डिपेंड करता है अपॉन
अपॉन क्या, ये वाला जो पॉइंट है आप लोग को यही मिल जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इट्स डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ masses and inverse of distance square, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। एंड इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा, इसमें जो फोर्थ पॉइंट होगा कि यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगी पढ़ने को। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या होता है कि अभी हम आप लोगों को बताएं f इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिए कि क्या है universal law of gravitation. It states that every object in the universe attract every other object. कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप लोगों ने नाम दिया है m1 मास का, एंड दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप लोगों ने नाम दिया है m2 मास का। वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को विद सम फोर्स। अगर यही ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो कि जो कि हमारे तो जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो हमारे अर्थ के अराउंड नहीं घूमेंगी। जैसे कि देखिए मून का कोई भी नहीं है सैटेलाइट्स, मून पर कोई भी सैटेलाइट जो है रोटेट नहीं कर रहा है। सो उसी तरीके से देख सकते हैं कि जो अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट्स वगैरह घूमते हैं वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते हैं। सो यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं कि व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इन दोनों की मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्स के। सो इन अदर वर्ड्स आप लोग इसे देख ही सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि ये फोर्स जो है कॉन्टैक्ट में रहकर नहीं होता है, कि दूर से ही अप्लाई होता है। जैसे देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। मान लीजिए मेरा वेट होगा कुछ 45 kg एंड इसका जो वेट है ये मान लीजिए 50 ग्राम, आई मीन 100 ग्राम मान लीजिए, 200 ग्राम मान लीजिए। सो इसका जो फोर्स होगा और मेरा जो फोर्स होगा, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इसका जो फोर्स है नेग्लेजिबल है, यानी कि इतना कम फोर्स है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यही बताया गया है। जैसे कि देखिए कि जो अर्थ है हमारा हमें अपनी ओर खींचे रहता है, जैसे कि देखिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, बट अगर यही हम और ऊपर चले जाएं जहाँ पर अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है कम हो जाए तो हम इसके क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन वहाँ से हमारा और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स फिर भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब एक कॉन्सेप्ट बताएं कि जब ये मास एंड ये मास दोनों मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा,
एंड जब ये दोनों कम होगा, मतलब मासेस जो है वो कम होंगे तो फोर्स भी कम होगा। जैसे कि देखिए अभी हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया, ये मार्कर एंड हम, मतलब हमारा जो वेट है कम है। और एक बात और बता दें कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, ये बड़े बड़े स्टार्स वगैरह और सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं उनके बीच का जो ये फोर्स निकाला जाता है, उसके लिए ये प्रयोग में आता है। सो अगर यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इनके बीच का, उसको कम कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ेगा, एंड जो डिस्टेंस है उसे बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स कम लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले इसे पढ़ लीजिए। इसे हमने इसलिए मिटाया ताकि आप लोग इसका नोट्स भी बना सकें। सो फ्रेंड्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।